हेलो बच्चों। तो अपन एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट अपन पार्टिकल इन 1D बॉक्स अपने कर लिया था। आज अपन जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका वो पढ़ेंगे अपन पार्टिकल इन 3D बॉक्स। अब की बार जो फ्री पार्टिकल है वो कहाँ है बच्चों? 3D बॉक्स के अंदर है। थोड़ा सा पिछले वीडियो में क्या था कि टॉपिक थोड़ा सा बच गया था। ये मानो आप आधी मिनट का वीडियो बोल सकते हो, वो थोड़ा सा बच गया था, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्योंकि जब आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आई थी, साइन एक्स की वैल्यू वो आई थी ए साइन के एक्स, तो यहाँ ए है वो अननोन है अभी भी, है ना। तो मैंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन से या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से अपन क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों अगर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए साइन एन पाई एक्स ए, तो अगर ये वाला टर्म है तो इसको मैं इस ए स्क्वायर को तो बाहर ले सकता हूँ। लास्ट वीडियो आप देख लेना। और साइन एन एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है ना। क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स। क्या साइन स्क्वायर एक्स का वैसे तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, लेकिन इसको ये लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस 2x/2, क्योंकि कोस 2x क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। कोस 2x का फॉर्मूला कोस 2 था, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। इससे अपन साइन स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2, है ना। एक्स की जगह क्या है अपना? के एक्स, और ये 2 नीचे वाला ये मैंने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। जब इसकी आप बच्चों वैल्यू निकालोगे, सॉरी अब इसको अपन अब के की वैल्यू अपन क्या होती है? के की वैल्यू एन पाई अपॉन ए होती है। तो ये कहां से हो जाएगा? 0 से लेके ए तक, ठीक है। 0 से ए तक हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस पूरे टर्म की वैल्यू आएगी ए, क्या आएगी? स्मॉल ए इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं कैपिटल ए की वैल्यू निकाल सकता हूं 2/a का अंडर रूट। तो यहां से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां मैं इस फंक्शन में अगर वैल्यू पुट करूंगा ए की, तो साइन एक्स इक्वल टू 2/a साइन एन पाई अपॉन ए एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास इस 1D बॉक्स के लिए क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा, है ना। ऐसा ही अपन इस वेव फंक्शन की वैल्यू किस में निकालेंगे? पार्टिकल इन 3D बॉक्स में निकालेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, किसी का बच गया था तो। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं पार्टिकल इन 3D बॉक्स। बच्चों बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन है ना, लेकिन कंसेप्ट है पूरा का पूरा, आपको समझना होगा। अगर आपके समझ में आ गया तो बिल्कुल आप 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। देखो बात कर रहा हूँ पार्टिकल इन 3D बॉक्स, तो पहले मैं 3D बॉक्स बनाता हूँ। ध्यान से आप देखते जाएं बिल्कुल। ये मैंने बच्चों 3D बॉक्स बनाया है, मेरे हिसाब से बन गया है 3D बॉक्स। अच्छा नहीं बना तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप भावनाओं को समझो, ठीक है। तो ये मैंने 3D बॉक्स बनाया, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, मानो ये रहा पार्टिकल, है ना। कुछ भी ले लूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, ये पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है। इस x डिस्टेंस में इसकी डिस्टेंस कितनी है? x डायरेक्शन में a, y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है? b, और z डायरेक्शन में इस बॉक्स की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है? c, ठीक है बच्चों। यहाँ अंदर कोई पार्टिकल है, आपको मैं बता दूं फिर, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल अगर होगा तो इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? 0 होगा। v की वैल्यू कितनी होगी? 0। और कहां कहां पे होगी v की वैल्यू 0 बच्चों? जो आपका x वो ग्रेटर देन तो 0 हो, इस 0 से बड़ा हो, और लेस देन a 0। y की बात करूं और z की बात करूं, ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कहीं है तो वहां पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0, है ना। और अगर वॉल पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर तो 0 रहती है, वॉल के ऊपर कितनी रहती है? इनफाइनाइट रहती है। इनफाइनाइट केस में अगर बात करें तो x है वो लेस देन इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। और y लेस देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू b। ये समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू a का मतलब यहां इससे कम हो, इसके बराबर होगा, तो इस वॉल के ऊपर तो कितनी थी? इनफाइनाइट थी, है ना। और x ग्रेटर देन है मतलब इसके बाहर भी कितनी है? इनफाइनाइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये पार्टिकल उस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, है ना। इस बॉक्स से अगर बाहर नहीं जाएगा तो वहां पे ऐसे ही z लेस देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो ये बच्चों इसकी क्या है? बाउंड्री कंडीशन। समझ में आपके आ गया होगा। अब देखते हैं, जैसे पिछली बार जैसे अपन ने किया था कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स था, तो मैंने टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखी थी, टाइम
इंडिपेंडेंट इक्वेशन बच्चों क्या होती है बताओ? 3D की लिख दूं? शायद यही होती है ना? एक बार कंफर्म कर लेता हूं, मुझे बहुत सारी इक्वेशन थी। 2m/s² प्लस 2mex, ठीक है, यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन है, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या अपना r होगा। ये इक्वेशन है अपनी। अगर आपको वैसे लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ऐसे भी किया होगा इस इक्वेशन को, दोनों तरीके से बता देता हूं मैं आपको। आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, है ना? जब अपने स्टार्ट में किया था, कौन सा, जब अपने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, टाइम इंडिपेंडेंट, तो ये इक्वेशन आई थी, है ना? और अगर यहाँ पे पोटेंशियल V की वैल्यू 0 होगी और इस वाले टर्म को आप इधर लेके आ जाओ, और 2m/s², मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा। तो 2m/s इस वाले टर्म को इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2m/s बार से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, है ना? तो अपने कौन से इक्वेशन से मतलब है ये? मैंने यहाँ पर डेल स्क्वायर क्यों लिखा? डेल स्क्वायर इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि ये इक्वेशन किसमें होगी अब? 3D में, क्योंकि मैं पार्टिकल इन 3D बॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगर 1D होता तो केवल एक से काम चल जाता, लेकिन अब ये 3D है तो 3D में एक से काम नहीं चलेगा, इसमें तीनों टर्म आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत है इससे? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, क्योंकि डेल स्क्वायर है तो डेल की वैल्यू कितनी होती है? डेल स्क्वायर साइन आ रहा है तो अगर डेल की वैल्यू बात करूं मैं तो डेल होता क्या है? डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल टी। अगर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, कुछ भी नहीं किया, जो इक्वेशन थी मैंने वैसे ही इसको ओपन करके लिखा है। तो अब देखो ये आपके पास है डेल स्क्वायर साइन। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों? सोल्व करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा इन सबके। अब यहाँ पे मैं r लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? ये r लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा, ये सब में क्या है यहाँ पे r, ठीक है, क्योंकि साइन r है वो x के रिस्पेक्ट में y की और फिर z के। अब बच्चों ये साइन r है क्या? आप देख लो, साइन x के साथ वेरी कर रहा है, y के साथ वेरी कर रहा है और z के साथ भी वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो साइन r है वो कोई x y और कोई z का फंक्शन होगा। साइन r क्या होगा? x y और z का कोई फंक्शन होगा, यही हो सकता है। क्योंकि अब इस इक्वेशन को, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन x y z तीनों वेरिएबल है इसमें, आप देख सकते हो, क्योंकि 3D की बात कर रहा हूं मैं। और अगर ये तीनों वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब इसको सोल्व करने के लिए कोई ना कोई मेथड अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सोल्व अपन करें कैसे, है ना? क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही अपना क्या होगा? 5x, क्योंकि इक्वेशन किसमें है? ये साइन r में है, तो साइन r की वैल्यू, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही क्या होगा? आपका साइन r होगा, ठीक है? तो साइन r इक्वल टू, तो अब इसको सोल्व करने के लिए अपन लगाते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में कि आप क्या कर दो, x x की टर्म एक साइड कर दो, y y की अलग कर दो, z z की अलग कर दो, और तीनों को साथ रखोगे तो चीजों में वही आनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, x x y y और z z तीनों को अलग कर दिया। मैं आपको फिर बता दूं कि ऐसा मैंने किया क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में तीनों वेरिएबल थे और तीनों को सोल्व करना एक मुश्किल था, इसलिए मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन लगाया, ठीक है? तो क्या साइन r की जगह ये वैल्यू पुट की जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, वैल्यू पुट कर दो। साइन r की सब की जगह मैं क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वापिस पूरा का पूरा ये टर्म बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ये टर्म, और प्लस क्या है 2me। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों हो सकता है लेकिन है बिल्कुल आसान,
और ये साइन आर है, साइन आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ये फंक्शन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो साइन आर की जो वैल्यू थी वो वैल्यू मैंने क्या कर दी, पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बताओ, क्योंकि नीचे क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये x तो बचेगा लेकिन ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट, क्योंकि जब x का पार्शियल डिफरेंशियल आपने पढ़ा है कि जिसके रिस्पेक्ट में अपन करते हैं उसी का होता है, उसके अलावा दोनों चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो y और z दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि y और z दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट। जब इसका करूंगा तो डेल स्क्वायर, ये दोनों अब की बार क्या हो जाएगा, एक्स एक्स और जेड जेड तो कॉमन हो जाएगा, और डेल स्क्वायर वाई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर का हो जाएगा। सेम बच्चों इस तरह किसका हो जाएगा, एक्स और वाई अब की बार बाहर ले सकता हूँ, एक्स एक्स वाई वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। और प्लस ये पूरा का पूरा 2me/h बार स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा टर्म आएगा इसके क्वेश्चन में, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अपन यहाँ तक पहुंच गए थे, है ना, क्योंकि x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट था तो इन तीनों टर्म में से x बच जाएगा, यहाँ होगा तो इसमें y अंदर रहेगा, और इधर इसमें होगा तो इसमें z अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये आगे थे। अब देखो, अगर इस पूरी इक्वेशन में x y y और z, अगर इसका मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, है ना, डिवाइड बाई दिस सम। अगर इस सम से मैं पूरे में डिवाइड कर दूं बच्चों, तो देखो y बाई जेड जेड इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/x। तो क्या ऐसा बचेगा, ध्यान से देखना बच्चों, यही बस अच्छा टर्म है, इसके बाद ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। प्लस दूसरे वाले में बात करूंगा, यहाँ x और z तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y बाई, तो 1/y। ध्यान से देखना। और तीसरे टर्म की बात करूं तो अब की बार सिमिलरली भी कर सकते हो तुम, क्योंकि अब की बार क्या बचेगा, कहानी समझ में आ रही है शायद, मुझे लग रहा है ना। और इस वाले टर्म, लास्ट वाले टर्म में क्या होगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अगर इतना आ गया तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। अगर इस टर्म में +2 का ये, तो अगर इसको मैं इक्वल टू करके और माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वाले टर्म को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, जीरो की दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ये जो LHS में ये तीनों टर्म है, ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे कोई भी इनका डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या इस टर्म को मैं एक मान लूं कि x के माइनस का, अगर इसको मान लूं मैं ky², सर क्यों मान रहे हो, भी आपको बता भी दूंगा क्यों मान, और इसको मान लूं मैं k, क्योंकि तीनों है तो k, है ना। लेकिन अगर x का टर्म है तो मैंने x मान लिया, y है तो y का और z का है ना। तो क्या इसको मैं इन तीनों का अगर समेशन करूंगा, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है अभी, इक्वल्स टू -2me/h बार। अगर इन तीनों को मैंने ऐड किया तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि इन तीनों को तो मैंने ये माना कि x ky kz, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और आपके पास आ गया kx² प्लस ky² प्लस kz² इक्वल टू 2me/h बार का। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। और kx ky और kz की वैल्यू बच्चों अपन ने पहले भी निकाली थी, क्योंकि kx की वैल्यू क्या आई थी, nx π/a। अगर मैं ky की बात करूंगा तो कितना आएगा, ny π/b, और kz की वैल्यू निकालूंगा तो ny π/c, क्योंकि x y और z के अंदर जो लेंथ है वो कितनी है, a b और c है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि a का करेंगे फिर b का फिर c का। लेकिन अभी भी बात किसकी है, सॉल्यूशन की, है ना, क्योंकि आपको निकालना क्या है, सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे करते हैं।
तीनों अपने आप में के एक्स के वाई और के जेड तीनों अलग अलग अपने आप में वैल्यू है। तो अगर मैं इस केस में एक्स एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी निकालना चाहूँ, एक्स एक्स की, तो बच्चों जैसे अपने पिछली बार साइन एक्स की वैल्यू निकाली थी, सेम ऐसे, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन था, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार क्या था, साइन एक्स था 1D के लिए, और अब की बार यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है। इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो सेम जो पहले आपने वैल्यू निकाली थी वही आएगी, साइन के एक्स ए। ठीक है बच्चों, इसको और अच्छे तरीके से लिखें अपन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन के एक्स की वैल्यू क्या थी, एन एक्स पाई अपॉन ए, सॉरी ये आपका क्या एक्स आएगा, क्योंकि जब लिमिट रखेंगे तब अपन ए पुट करेंगे इसमें। जब मैं बात करूंगा वाई वाई की, तो ये क्या हो जाएगा, 2√b साइन के वाई इंटू वाई। इसको फिर अच्छे तरीके से और लिखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन एन वाई पाई अपॉन ए इंटू वाई। और सिमिलरली जेड के लिए भी ऐसा 2/c। आपको पता चल रहा होगा चेंज क्या हो रहा है, जब x है तो kx, जब x है तो a, y है तो b, और z है तो तीनों मैंने आपको डिस्टेंस बता दी थी, सॉरी 2/b, यहाँ पे 2/c साइन एन जेड पाई अपॉन, यहाँ पे भी तो b आएगा, तो ये क्या, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या आया, x x x y y और z z की वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपको पता है साइन r क्या था, समझ में आ रहा होगा आपको क्या कहानी है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे वही आपका क्या आएगा, आपका फंक्शन आएगा, वेव फंक्शन। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहीं से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 2 2 तो √2 2 जा 4 2 जा 8, नीचे ABC, ठीक है। ये तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा साइन के एक्स साइन के वाई वाई साइन के जेड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो वेव फंक्शन जैसे पिछले अपने 1D के लिए निकाला था, सेम ये इस क्या है, वेव फंक्शन है 3D के लिए, जब पार्टिकल इन क्या हो 3D बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अपने, लेकिन अभी कुछ और वैल्यू निकालेंगे, आप यहां तक कंप्लीट कीजिए। अब बच्चों अपन वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू, किसकी, एनर्जी आइगन वैल्यू, मतलब ई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा, h²/2m। अब तो बच्चों एकदम हलवा है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है, ई की। और अच्छे से निकालना है आपको सर, हम तो इतने से मानेंगे नहीं, हमें तो अच्छे से बता, वैल्यू निकाल के बताओ। तो के एक्स क्या था, क्लियर कर लो, के वाई क्या था, ठीक है बच्चों, ऐसे निकाल सकते हो। नहीं सर ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, तो बच्चों ऐसा कर सकते हैं। और क्या करें बताओ, पाई² को बाहर ले लो। सर अब भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ और अच्छा आना चाहिए, और आना चाहिए कुछ अच्छा इससे, और कुछ करते हैं। अगर बच्चों a = b = c हो, क्योंकि क्यूब हो तो क्या होगा, क्या हो, क्यूब हो, 3D बॉक्स हो, क्यूब हो, तो a b c तीनों लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों फिर क्या होगा, अच्छा ये कंडीशन चल रही है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा, फिर बता दूं मैं। तो तीनों को मैं a b c इक्वल है तो a² बाहर ले लूं, और कोष्टक में nx² प्लस ny² प्लस nz²। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, इस एनर्जी आइगन वैल्यू की, एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई है ना, एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब आप nx ny और nz तीनों के अलग वैल्यू ले सकते हो, उसके हिसाब से जैसा आपको सिस्टम दिया उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल अगर बात करूं x y z की 1 1 1 वैल्यू हो, nx ny nz की, तो e 1 1 1 की अगर बात करूं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, h² / 2ma², और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 3। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी 3D बॉक्स के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद और है, डिजेनरेसी, आप इसको कंप्लीट करो फिर अपन कंप्लीट करते हैं।
देखो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी। कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी का मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू थी n स्क्वायर s बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। अब देखो अगर आपके पास एक सिंगल वेव फंक्शन हो, है ना, और वो सिंगल वेव फंक्शन है, उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू की पर्टिकुलर कोई वैल्यू हो। कैसे? दोबारा अपन समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए आपके पास एक ही वेव फंक्शन हो, या एक वेव फंक्शन ऐसा हो जो उस पर्टिकुलर एक एनर्जी आइगन वैल्यू को डिनोट करता हो, उसको एक्सप्लेन करता हो। ऐसा नहीं हो कि आपके पास इसकी आइगन वैल्यू की इस आइगन एनर्जी आइगन वैल्यू सेम आती है लेकिन आपके पास वेव फंक्शन अलग अलग है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, वन आइगन वैल्यू के लिए आपके पास वन वेव फंक्शन हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन डीजेनरेट स्टेट। पर अगर आपके पास एक ही वेव फंक्शन से बहुत सारी, या एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू से एक ही वेव फंक्शन से बहुत सारी एनर्जी आइगन वैल्यू निकल जाए आप, तो उसको क्या बोल सकते हो आप? डीजेनरेसी। ऐसे समझ में नहीं आएगा? समझ में आएगा एग्जांपल्स। ये तो है जो स्टोरी है वो, लेकिन स्टोरी से नहीं एग्जांपल से समझ में आएगा। तो देखो अगर nx इक्वल टू 1 लूं, ny इक्वल टू 1 लूं और nz इक्वल टू 1 लूं, ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए आप देखोगे 1 1 1, ये तीनों कंडीशन है। तो उससे अगर e की वैल्यू निकालेंगे तो भी मैंने निकाल के बताई थी आपको 3n स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें nx की वैल्यू 1 हो, ny की वैल्यू 1 हो, nz की वैल्यू 1 हो, और इसके अलावा कोई और वैल्यू आ सकती है, या और किसी तरीके से क्या ऐसी वैल्यू आ सकती है। तो इस केस में नॉन जेनरेसी कितनी होगी? नॉन डीजेनरेट फंक्शन कितना होगा? 1 होगा। लेकिन बच्चों अगर ऐसा केस हो, आप देखिए, अगर मैं nx ny nz की वैल्यू 1 1 2 1 लूं तो क्या होगा? हो सकता है nx की वैल्यू 1 ले लूं, इसकी 2 ले लूं, इसकी 1 ले लूं, इसकी 2 लूं, इसकी 1, इसकी 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2। तो क्या हो गया? इसमें देखो ये कितना क्या हो जाएगा? वो डीजेनरेसी का रिएक्ट हो जाएगी, क्योंकि तीनों केस में वैल्यू कितनी आएगी? जब मैं बात करता हूं E121 या E211 या बात करूं E112, तीनों केस में आप वैल्यू निकाल के देख लो कितनी आएगी बच्चों? 6 s बार स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 2m। तीनों केस में वैल्यू कितनी आएगी? एक ही। तो ये क्या होगा बच्चों? ये जो आपका फंक्शन था वो क्या हो गया? डीजेनरेट हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी क्या थी? डीजेनरेसी थी। इसमें डीजेनरेसी कितनी होगी बच्चों? 3 होगी।